अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत। इस अग्निकुंड के सिद्धांत से कितने वंश निकले थे? 4 वंश निकले थे। आपको एक ही वंश, एक ही ऑप्शन में चारों का नाम बताना है। चारों का नाम बताइए वो। चारों का नाम बताइए। डाउट, जल्दी जल्दी जल्दी। चारों के नाम एक ही ऑप्शन में। देखिए 2 ठो का नाम तो प से हो गया, प्रतिहार वंश और कौन सा भैया? जल्दी जल्दी जल्दी। चालुक्य जो सोलंकी था, चौहान वंश। एक ही में आंसर बताइए यार, शॉर्टकट क्यों लिख रहे हैं अभिषेक जी? शॉर्टकट नहीं लिखे। हाँ दीपक कुमार जी, ठीक है। प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य। चालुक्य को हम लोग सोलंकी भी कहते थे। चालुक्य को क्या कहा गया? सोलंकी भी कहा गया। चालुक्य सोलंकी कहा गया। परमार, प्रतिहार। परमार पढ़ा दिए, प्रतिहार पढ़ा दिए। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। चौहान, आपको चौहान वंश के बारे में पढ़ाना है। इस चौहान वंश में सबसे फेमस थे पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश में सबसे फेमस राजा का नाम पृथ्वीराज चौहान था। देखिए ये अग्निकुंड के सिद्धांत चंद्रवरदायी जो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में लिखा है, इसके बारे में 100% प्रामाणिकता किसी के पास भी नहीं है कि ये अग्निकुंड के सिद्धांत से ही निकले थे। हम लोग को बेसिक अभी ध्यान देना है चौहान वंश। ध्यान से समझिएगा चौहान वंश में। चौहान वंश एक्चुअली ये कुछ जगहों पे लिखा गया है कि ये सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी मतलब राजपूत की कैटेगरी में थे। अलग अलग इनके सिद्धांतों को दिया गया है, जिसमें अग्निकुंड का सिद्धांत फेमस है, बट अग्निकुंड के सिद्धांत पर 100% प्रामाणिकता नहीं दिया गया है। इस वंश के शासक, पहले शासक का नाम था वासुदेव। इस वंश के पहले शासक का नाम वासुदेव। बट ये लोग ना गुजरात के जो प्रतिहार शासक थे, गुजरात के प्रतिहार शासक, उसके ये सामंत थे। उसके ये क्या थे? सामंत थे। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये गुजरात का जो प्रतिहार शासक था, प्रतिहार शासक, उसके ये लोग क्या थे लोग भैया? सामंत। उसके ये सामंत थे। बाद में धीरे 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 इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना कर लिया। प्रारंभ में इनकी राजधानी जो थी वो नागौर के पास थी। बाद में इनकी राजधानी अजमेर आई। प्रारंभ में इनकी राजधानी नागौर साइड में थी। नागौर जो है वहां पर, नागौर के पास एक झील है, सांभर झील, उसी के पास, वो अभी खारे पानी और नमक के लिए फेमस है। इस वंश के पहले शासक का नाम था वासुदेव। ठीक है, आगे बढ़े। बायोलॉजी क्लास बाबू 11 PM, 11 बजे बायोलॉजी 11 बजे होगा। यहां तक मैं आगे बढ़ जाना। प्रतिहार शासक में आप बताइएगा, प्रतिहार शासक का वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार किया। फटाफट बताइए, प्रतिहार शासक में वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार किया। फटाफट, प्रतिहार में वह प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। जल्दी जल्दी। प्रतिहार शासक में वह जिसने कन्नौज पर अधिकार किया। नागभट्ट। अब हम नहीं बताएंगे, इतना दिन गैप होने के बावजूद आप लोग को रिवाइज नहीं रहता है। इस वंश में वासुदेव क्या थे भैया? इस वंश के संस्थापक थे। प्रारंभ में ये लोग सामंत थे लोग यहाँ पे। इस वंश के अगले शासक का नाम था अरुणोराज। अरुणोराज, अरुणोराज जो थे इस वंश के काफी योग्य शासक थे। इनका साहित्य में बहुत ज्यादा दिलचस्पी था अरुणोराज का। ये इस वंश के बहुत ही योग्य शासक थे अरुणोराज। इनके साहित्य में बहुत ज्यादा दिलचस्पी था। इनके दरबार में रहते थे विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव। मेरे साथ 4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा वरना छूट जाएगा। विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव, विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ, चतुर्थ मतलब फोर्थ। एक ही जैसे कई नाम हो जाते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते हैं। विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव, विशलदेव, विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव, विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव। इनके दरबार में अरुणोराज थे, बहुत योग्य शासक। इनके यहाँ कौन रहते थे भैया? विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव। विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव ने एक कहानी लिखी, एक नाटक लिखा। जैसे विलियम शेक्सपियर क्या लिखता था? एक ड्रामा लिखता था, नाटक लिखता था। उसी तरह इन्होंने एक कहानी यानी ड्रामा लिखा जो संस्कृत में लिखा, जिसका नाम था हरि केली। हरि मतलब भगवान, हरि केली। ये हरि केली जो है वो कैसी पुस्तक है भैया? संस्कृत नाट्य है, संस्कृत नाट्य। हरि केली संस्कृत नाट्य। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, जल्दी 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 बाबू, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर ध्यान से समझिए। प्रीवियस वीडियो में बाबू आपका स्पीड सेक्शन ऑलरेडी है, किसी के मोबाइल में प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल रहा है। और रही बात डाउनलोड के ऑप्शन के लिए, तो नेक्स्ट बैच से रहेगा, क्योंकि डाउनलोड ऑप्शन के लिए हमको सर्वर को एक्स्ट्रा पे करना रहता है। तो चलो आपसे हम 200 रुपये लेते हैं, तो हमारे पास टैक्स वगैरह काट कूट के हमारे पास 90 रुपये ही बचता है यहाँ पे। अब उस जो डाउनलोड ऑप्शन है उसके लिए हमें 50% 50 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सोचो हमारे पास कुछ बचबे नहीं करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट बैच से उसना जिन जो बैच में डाउनलोड ऑप्शन रहेगा उस बैच की डाउनलोडिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, और जिसमें डाउनलोड नहीं लेना है उसमें कम रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, हरिकेली पुस्तक है, वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत नाट्य में। इस हरिकेली पुस्तक की चर्चा आगे जाके एक बार और मिलेगी। इस वंश में सबसे जो फेमस हो गया ये चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान की वजह से। पृथ्वीराज चौहान का असली नाम था पृथ्वीराज तृतीय। इन्हें पृथ्वीराज चौहान हम लोग कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, याद रखिएगा बाबू, पृथ्वीराज तृतीय। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान। ये इस वंश के काफी योग्य शासक थे, इस वंश के काफी योग्य शासक थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनको इनके साथ एक दिक्कत हो गया, मोहम्मद गोरी से इनकी लड़ाई हुई। दिक्कत इस बात की नहीं थी, इनका मालवा में शासक, देखिए आप नक्शा में समझिए,
भैया बन जा भाई। देखिए ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, और यहाँ पर मालवा वगैरह का जो एरिया था या इस समय यहाँ पर जयचंद्र का शासन था। किसका शासन? जयचंद्र का। तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही एक अच्छे मित्र थे। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे मित्र थे, कई लड़ाइयां इन लोगों ने साथ में लड़ी थी। लेकिन इस यहाँ पर ये जो एरिया था इस पर मोहम्मद गौरी की नजर थी। गौरी चाहता था किसको जीत लेना? राजस्थान का एरिया को, पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन जब मोहम्मद गौरी यहाँ आक्रमण करने के लिए आता था तो उस वक्त जयचंद्र और मोहम्मद ये पृथ्वीराज चौहान दोनों मिलकर मार देते थे। तो यही हुआ भी 1191 में हरियाणा के पास तराइन का मैदान है। तराइन का मैदान कहाँ है? हरियाणा के पास। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध, 3 युद्ध पढ़ाएंगे आपको तराइन का। तो 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन कहां पर है? हरियाणा में है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। इस युद्ध में कौन हार गया? मोहम्मद गौरी हार गया। तो यहाँ हम गौरी लिख के उसे काट देते हैं, मतलब समझिएगा मोहम्मद गौरी हार गया। अब पृथ्वीराज क्या हो गए? जीत गए। पृथ्वीराज जीत गए, यहाँ पर पृथ्वीराज यहाँ पर जीत गए। लेकिन इसके बाद कुछ हो गया गड़बड़। 1 साल बाद गड़बड़ क्या हो गया कि पृथ्वीराज चौहान जो था ये यहाँ पर थे, और जयचंद की बेटी जो थी, जयचंद्र यहाँ था, जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। तो जयचंद और संयोगिता, जयचंद की बेटी संयोगिता का प्रेम संबंध हो गया किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब संयोगिता भी चाहती कि पृथ्वीराज चौहान से विवाह करें, और पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे किससे विवाह करें? संयोगिता से। अभी तो गड़बड़ कांड हो गया यहाँ पर। लेकिन जयचंद्र अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता था। अरे भाई, वो लड़की है, कोई भी लड़की चाहती है कि हमको मतलब बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहती है। अब ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ये काफी योग्य शासक थे, वंश भी इनका जबरदस्त था, चौहान वंश हर चीज में श्रेष्ठ थे। लेकिन जयचंद्र को पता नहीं किस बात की ईगो आ गई कि ना, हम अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करेंगे, भले किसी और से कर देंगे, लेकिन इससे नहीं करेंगे। अब ये बात पता चल गई किसको? संयोगिता को। संयोगिता ने खबर भिजवा दिया पृथ्वीराज चौहान को, हमारे बाबूजी दूसरे से ब्याह करने जा रहे हैं। तो स्वयंवर रखाया गया था। स्वयंवर पहले क्या होता था कि राजा महाराजा इस तरह लाइन से बैठे रहते थे, ऐसे लाइन से राजा बैठे हैं सब, अलग अलग जगह का राजा आया, ऐसा पूरा मेकअप वेकअप करके आया सब राजा। अब ये लाइन से बैठते रहते थे सब, और रानी जो होती थी जिसका स्वयंवर किया जाता था वो राजाओं को पसंद करती थी। ऐसे कौन सा राजा इसको सबसे ज्यादा पसंद है, फला जगह के राजा स्वयंवर में। ऐसे महाभारत में भी देखेंगे स्वयंवर हुआ था, तो स्वयंवर में पसंद किया जाता था। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने बुलाया ही नहीं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की अपमान करने के लिए, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए, ऐसा 100% कंफर्म नहीं, बट कहानियों में ऐसा भी है। मतलब वहां पे राजस्थान में जाएंगे तो इसके बारे में कई चीजें प्रचलित है। तो पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा दिया वहां पे जयचंद ने, आगे वहां पर पुतला लगा दिया। तो ये बात बहुत खराब लगी किसको? संयोगिता को। संयोगिता किसी को पसंद नहीं की, संयोगिता यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं की। और जयचंद भाई भड़क गया कि भाई तो किसी भी लड़का को इसमें पसंद नहीं कर रही है, ब्याह किसे करेंगे हम? जबकि संयोगिता ने संबंध खबर भिजवा दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को, आज हमको लेके चलना है। तो भाई पृथ्वीराज चौहान भी काहे को कम, ले आ घोड़ा निकालो, सैनिक चलते हैं। तो यहाँ से सीधे लेके चले गए कहाँ पर? भाई स्वयंवर में, पृथ्वीराज चौहान। और स्वयंवर में सबके सामने संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में हार डाल दिया, मतलब यही पसंद किए हैं इनको। पृथ्वीराज चौहान लेके चल दिया किसको? संयोगिता को, अपने यहाँ शादी ब्याह करके। अब यहाँ जयचंद्र की डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई। पहली कि उसकी बेटी उससे शादी कर ली जिससे वो नहीं चाहता था, दूसरा वो जयचंद और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने एक बेटी लेके भाग गया, एक दूसरा झमेला हो गया। तीसरा क्या हुआ, पूरे बीच स्वयंवर में से लेके भाग गया। अब इसमें बवाल हो गया किसके साथ? जयचंद के साथ। अब यही गड़बड़ हो गया, जयचंद ने दिक्कत कर दिया। यहां तक में समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए, बफरिंग कर रहा है क्या? नहीं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आदमी कह रहे हैं कि सर आप क्लास ड्रॉप नहीं होना चाहिए। नहीं होगा बाबू, अब एक भी सिंगल क्लास ड्रॉप नहीं होगा। इसके बाद अब आता है 1192 का तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध के लिए खुद जयचंद जिम्मेदार है। जयचंद मोहम्मद गौरी से संपर्क कर लिया। मोहम्मद गौरी ने किससे संपर्क कर लिया? जयचंद ने। दोनों किसी से संपर्क कर लिए, बात बराबर है। ये दोनों आपस में संपर्क कर लिए सब। अब जयचंद्र ने कहा मोहम्मद गौरी से कि तुम आ जाओ। जयचंद ने किसे कहा? मोहम्मद गौरी से कि तुम आ जाओ। मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान का। ये लोग तुर्क थे, लोग तर्क समझते हैं। तुर्की मतलब नहीं, मतलब समझे, तुर्की अलग चीज होता है, टर्क अलग चीज होता है। तुर्की एक देश है। तुर्क जो थे सब उस सभ्यता उस संस्कृति को मानने वाले थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे राजपूत का मतलब ये थोड़ी हो गया कि राजस्थान हो गया, अरे उधर राजपूत ज्यादा है, अलग बात है। तो राजपूत का बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, बहुत जगह। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गौरी आपस में मिल गए। अब इससे मोहम्मद गौरी को फायदा ये नहीं हुआ कि जयचंद बहुत बड़ा शासक था, नहीं। जयचंद को हर वो खुफिया रास्ता, हर वो खुफिया जानकारी पता थी जो मोहम्मद गौरी के लिए जरूरी थी। दुनिया का कोई भी चीज हो, हर चीज की कुछ न कुछ कमजोरी होती है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की सेना की क्या क्या कमजोरियां थी, वो सारी कमजोरियां जयचंद को पता थी। और ये जयचंद ने किसको बता दिया? मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी इन सारी कमजोरियों के साथ हमला कर दिया किसके ऊपर?
पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और पृथ्वीराज चौहान के किला तोड़ के और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इससे याद रखिएगा बाबू एक चीज हमेशा, अपने दोस्त को भी कुछ चीज मत बताइएगा, कुछ ऐसे जरूरी चीजें होती हैं जो अगर आप चाहते हैं कि ये किसी को ना पता चले तो दोस्त को भी वो बात मत बताइएगा, क्योंकि दोस्त का भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं। वरना लोग कहते हैं मेरा करीबी दोस्त है, अरे यार उस करीबी दोस्त के भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं, वहां से वहां पहुंचा देगा। यही हो गया जयचंद के साथ वहां। दूसरा, इस ससुर जयचंद को नहीं समझ में आ रहा था कि पृथ्वी अपनी दामाद को मरवा दिए। सिंपल सी बात है, अगर आप कहते हैं कि मोहम्मद गोरी बहुत ही चतुर या फिर धोखेबाज था, नहीं भैया, ये उतना धोखेबाज, उतना खतरनाक, उतना चतुर नहीं था जितना जयचंद्र बेवकूफ थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आगे वाला इंसान जिससे हम ये समझौता करेंगे, सपोज कीजिए कि हम किसी व्यक्ति से जाकर कहें कि मेरी बेटी दामाद को मार दो, तो वो इंसान क्या सोचेगा कि जरा ये बेटी दामाद को मरवा सकता है तो मेरा कहां से होगा। तो जयचंद्र को लगा कि नहीं, ये जो मोहम्मद गोरी है ये यहाँ आएगा और पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और चला जाएगा यहाँ से। अरे भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद जयचंद ने कहा कि ठीक है चले जाओ यहाँ से, तो हमको ये साम्राज्य दे दो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि दोस्त हो ससुरे, तुम अपने बेटी दामाद के नहीं हुए, हमारे कहां से हो गए। थूर दिया किसको, जयचंद को भी। आप बताइए अच्छा किया कि नहीं किया। हम तो कहें बहुत अच्छा किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक ले कि भाई पीठ में छुरा घोपोगे, इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, तुरंत बदला मिल गया। 1194 के युद्ध में, अब ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, इसमें बताइए इसमें विजयी कौन हो गया, मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। और हार कौन गए, पृथ्वीराज चौहान। छल कपट बहुत खतरनाक चीज होता है। अब इनका बदला ऊपर वाला देख रहा है 1194 के युद्ध में, देखिए ध्यान से, 1194 के युद्ध में आप में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं इस समय युद्ध कौन सा हुआ था। 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध, वेरी गुड। कौन है भाई, गोल्डन बाबू, चंदवार का युद्ध, वेरी गुड। कुछ कुछ पहले से पता रहेगा तो अच्छा लगता है, नहीं तो हम तो बतेबे करेंगे। चंदवार का युद्ध, चंदवार के युद्ध में किसको उड़ा दिया, जयचंद्र को, जयचंद्र को उड़ा दिया। जयचंद को उड़ा दिया, किसको उड़ा दिया, जयचंद को उड़ा दिया। ध्यान से समझिए, जयचंद को उड़ाने के बाद यहां पर मोहम्मद गोरी जो था पूरा साम्राज्य, बड़ा सा साम्राज्य जीत लिया, क्योंकि देखिए ना एक साथ दो दो शासक को जीत लिया, एक साथ दो दो जगहों को जीत लिया यहाँ पर, और इतने बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया। अब जरा मिस्ट्री समझिए, इस कहानी के इंटरेस्ट समझिए ध्यान से। पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती किससे शादी की है, जबरदस्त, देखिए ये जयचंद्र को लगता था जबरदस्ती है, लेकिन जयचंद संयोगिता की जबरदस्ती शादी कराना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान किसकी लड़की से प्रेम कर लिए, जयचंद की बेटी से। किसके बेटी से, जयचंद की बेटी से। और सारा का सारा यही प्रेम जो था बर्बाद कर दिया इनके साम्राज्य की कहानी को। सेम ससुरा यही घटना हो गया मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी जो इतना युद्ध में बिजी था, कभी यहाँ युद्ध कर रहा है, कभी जयचंद को मार रहा है, दोबारा पृथ्वीराज चौहान के पास आया। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का गुलाम का नाम बताओ भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा मोहम्मद गोरी के बगल में रहता था, उसकी बेटिया को इसे लाइन मारता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सीधे सीधे किसकी बेटी से फंसा लिया, मोहम्मद इसके गौरी के। अब भाई साहब जब गौरी को ये बात पता चली कि सचुरा हम पहले 1191 के तराइन के युद्ध में बिजी थे, 92 में तराइन के द्वितीय युद्ध में बिजी थे, और इधर 94 में चंदवार के युद्ध में बिजी थे, तो इस ससुरा हमारी बेटिया को फंसा लिया। ये बहुत खचरा निकला यहाँ पे। तुरंत मोहम्मद गोरी तलवार निकाला, ये बर्बाद कर देंगे हम तुमको। तो उसकी बेटिया कहिए पगला गए हैं का, वो देख रहे हैं इस शादी ब्याह के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान मारा गया और जयचंद भी मारा गया, आप अऊ चल जाएंगे चुपचाप से, ये गुलाम है तो क्या हुआ, हम एकरे से ब्याह करेंगे। तो मोहम्मद गोरी कहा कि भाई ठीक है करिए, आपस में झगड़ा कर ले, कोनो फायदा नहीं है। यहाँ मोहम्मद गोरी ने कहा कि ठीक ठीक चल तो राई से ब्याह कर देंगे। तो मोहम्मद गोरी ने अपनी बेटी का विवाह अपने गुलाम, किससे किया, अपने गुलाम, अपना गुलाम से शादी कर दिया। किससे शादी किया, गुलाम। अब भैया गुलाम मतलब परमानेंट खरीदा हुआ नौकर। अब भैया शादी तो कर दिया, अब उस ससुराल जाएगी कहाँ से, गुलाम के पास तो खुद के रहने का जगह नहीं होता है, वो कहाँ से जाएगी शादी कर, शादी तो करने का कर दिया। और भी जानते हैं आप, बताइए अगर ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में विवाद नहीं हुआ रहता तो क्या मोहम्मद गोरी की बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाती, आपको क्या लगता है।
बोलिए, जवाब दीजिए। अगर शादी विवाह के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच में विवाद नहीं होता, नहीं होता। हाँ एकदम सही बोला, नहीं होता। और मार देता कुतुबुद्दीन ऐबक को, चले हमारी बेटी को फंसाएगा। अरे यार ये सब प्रेम उरेम चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे ऐसा करेगी, सब बाल हटाकर ऐसे ऐसे तू पिघल जाएगा। देखबे मत करो ससुराल, नहीं बहुत चौपट कर देगी सब, ये बहुत खतरनाक होती है सब। अब हम क्या किए हैं, तू क्या किए हो? पटाखा में आग तुम ही लगाई है तो भड़कबे ना करेगा, और सब चीज बहुत खतरनाक समझ आएगी नहीं। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो मोहम्मद गौरी ने देखा कि देख भाई जो गलती जयचंद्र ने किया था, ध्यान से समझिए, जो गलती जयचंद्र ने किया था अपने दामाद के साथ छल कपट करके, तो जयचंद्र भी मराया, दामाद भी मराया, बेटी भी मराई। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि ये गलती हम नहीं करें। प्रेम और ससुरा बहुत पगला होकर बेटियां खरीदना, जब वो ब्याह कर मेरे साथ करेंगे ना तो भाग जाएंगे, हई है हुआ। तो उसने ब्याह करा दिया अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और अपनी बेटी का। लेकिन बेटियां कही कि अब्बा ई चोटा के लगे तो हम प्रेम कर लिए है, एक रहे खाती कुछ ना है, कहाँ रहेंगे। तो मोहम्मद गौरी ने, किसने? मोहम्मद गौरी ने ये सारा जीता हुआ जगह, इनके बाबूजी का तो था नहीं, जीत लिया, सारे जीते हुए जगह को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। ले रे चोटा कहीं ही ले ले, हमारी बेटिया को यहीं रख देना। तो मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम को यहाँ बैठाया। मोहम्मद गौरी ने किसे बैठाया? अपने गुलाम को यहाँ बैठाया। उस गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहां से आ गया आपका कौन सा वंश? गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। तो बताइए भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश यहाँ कौन सा हो जाएगा? देखिए आक्रमण करना अलग बात होता है। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आक्रमण करके चल गया 712 713 उस ईस्वी में। हम आक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ रहकर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा वंश? गुलाम वंश। याद रहेगा गुलाम वंश, वेरी गुड, गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश के पहले शासक का नाम क्या हो जाएगा? गुलाम वंश के पहले शासक का नाम बताइए फटाफट। गुलाम वंश के पहले शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे शासक का नाम? गुलाम वंश के दूसरे शासक का नाम हल्का सा भी तो याद होगा बाबू, नहीं याद होगा कोई जबरदस्ती नहीं है, बट हम बताएंगे आपको। गुलाम वंश के दूसरे शासक का नाम? हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इल्तुतमिश, वेरी गुड, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो गया। गुलाम डायनेस्टी एक तो सीबीएसई बोर्ड का है, वो कह रहा है सर इंग्लिश में इसको स्लेवरी डायनेस्टी कहेंगे। नहीं रे बउआ, इंग्लिश में नाम नहीं बदलता है। अब किसी का नाम है लाल मोहन तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेड मोहन, नहीं ना। अरे लाल मोहन का लाएगा, इंग्लिश में भी नाम नहीं बदलता है। गुलाम डायनेस्टी, समझिए ध्यान से। यहां से इधर चलिए ध्यान से। जयचंद्र की बेटी का प्रेम किससे चला? ध्यान से समझिए। जयचंद्र की बेटी का प्रेम हुआ पृथ्वीराज चौहान से। यहां तो चौपट हो गया, सारा कहानी लड़ाई झगड़ा खत्म। मोहम्मद गौरी की बेटी को ब्याह कर लिया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी मोहम्मद गौरी को ब्याह करके फंसा के ब्याह कौन कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा साम्राज्य मिल गया इसको। अब हो गया आगे कुतुबुद्दीन ऐबक का तो विवाह हो गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और इस गुलाम को यहां मिल गया गुलाम वंश। इस कुतुबुद्दीन ऐबक नामक गुलाम ने खुद अपने लिए एक गुलाम रखा, खुद अपने लिए एक गुलाम रखा। उसका नाम था इल्तुतमिश, उसका नाम था इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश देखा कि ससुरा ये हमारा मालिक भी दूसरे की बेटी फंसा के राजा बनाते हैं, हम फंसा लेते हैं। समझ आ गया? मोहम्मद गौरी की कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से ब्याह किसने कर लिया? इल्तुतमिश, वो ओकरा फंसा लिया, बस काम खत्म। देख रहे हैं कितना तेजी से चल रहा है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक घुसिया गया, तुम गुलाम हमारी बेटी को फंसा लिया। कहा गया ससुर तो नहीं, शांति से बैठ जाओ यहाँ पे। देख रहा है कैसे कैसे कांड हुआ यहाँ जयचंद आई पृथ्वीराज चौहान में। इसे मोहम्मद गौरी जैसे आपका ब्याह करा दिया था अपनी बेटी से, आप अपना ब्याह करा दिया हमारी मतलब अपनी बेटी का ब्याह करा दीजिए हमसे। तो गुलाम, फिर यहाँ पर जो वंश आया, कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद गुलाम, बाद में बन गया दामाद। इसने भी रखा एक गुलाम, बाद में वो भी बन गया दामाद। इसलिए यहाँ पर ये दो दो जो बड़े शासक हुए सन इस वंश के, वो क्या थे? सब गुलाम। इसलिए इस डायनेस्टी को ही हम गुलाम डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत है? देख रहे हैं? तो आप लोग को भी अगर ऐसा मौका मिले कहीं तो मौका छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, ये बताइए। अगर ऐसा मौका मिले कि बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक बेटी है, तो आप वो काम करेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने किया था? कितने लोग करा? नो सर। अरे कोई ठीक नहीं, वो बहुत डर रहा है सर कि कहीं ऐसा ना हो कि जयचंद वाला काम हो जाए। आधा डर गया है सर बेचारा, और आधा जो ढीठ है सर करा जी, हाँ सर कर देंगे। आधा ढीठ है सर कर देगा सर। देख भाई, जितने बड़ घर की लड़की लाओगे उतने बड़ा नखड़ा रहेगा, समझ में आ गया? और जितने मतलब एकदम लोग के यहाँ से लेके चलाओगे उतने ज्यादा उसका गुस्सा रहेगा, बाहर बात तो भी नहीं चाहिए। तो
ढेर छोटों में मत चल जाना, ढेर हाई फाई में भी मत चल जाना, जिस कैटेगरी में हो मीडियम में लेके आना। समझ में आ गया? जिस कैटेगरी का रहता है उस कैटेगरी को झेल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मीडियम आदमी मीडियम कैटेगरी को झेल सकता है, लो आदमी लो कैटेगरी को झेल सकता है, हाई आदमी हाई को झेल सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा लोग। तो हम लोग को अब क्या पढ़ना भैया? गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। राजा कैसे बना? इस गोरी की बेटी को फंसा के ब्याह कर लिया। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का राजा बन गया। इसने गुलाम रखा किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने किसको फंसा लिया? एकरी बेटी को। ऐसे गुलाम वंश क्या क्या होने लगा? चलने लगा गुलाम वंश। किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप आ जाइए चौहान वंश पे। चौहान वंश के संस्थापक फटाफट बताएंगे ना। चौहान वंश के संस्थापक जल्दी बताइए। चौहान वंश के संस्थापक, अरे एक बार देख लीजिए, वासुदेव अरुणोराज पृथ्वीराज तृतीय। ऐसे पृथ्वीराज चौहान का नाम पूछ देगा तो पृथ्वीराज तृतीय। हालांकि इस वंश में बहुत सारे शासक आए लोग, लेकिन यही 3 ठो फेमस है। ये याद रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव, इनकी सबसे प्रमुख रचना हरिकेली। हरिकेली किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। हरिकेली संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन चलिए बता दीजिए आप, क्वेश्चन बता दीजिए। मोहम्मद गोरी किस देश का रहने वाला था? मोहम्मद गोरी किस देश का रहने वाला था? वेरी गुड, अफगानिस्तान का रहने वाला था। अफगानिस्तान का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संस्कृत नाट्य पुस्तक हरिकेली, संस्कृत नाट्य पुस्तक हरिकेली के रचनाकार कौन है? संस्कृत नाट्य पुस्तक हरिकेली के रचनाकार कौन है? संस्कृत नाट्य पुस्तक हरिकेली के रचनाकार कौन है? संस्कृत नाट्य पुस्तक हरिकेली के रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। वेरी गुड, विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। चंदेरी का, इसका चंदवार का युद्ध कब हुआ? चंदवार का युद्ध कब हुआ? 1194। तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये तराइन का मैदान किस देश में? तराइन का मैदान किस देश में? गुलाम, वेरी गुड, हरियाणा। किस देश में? नहीं यार, राज्य होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य होगा ना, देश थोड़ी होगा वहां पे। अगला बताएंगे आप, फटाफट आंसर दीजिएगा आप। अगला, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? गौरी का। गौरी का, ऐबक का। ऐबक, ऐबक, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक, ठीक है, वेरी गुड। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी का था। समझना क्या कि नहीं? अब जरा देखिए, देखिए ये सोचा कितना तू समझदारी से काम है। जयचंद्र जो थे, इनको तो मार दिया चंदवार की युद्ध 1194 में। जयचंद्र, जयचंद्र के बेटी संयोगिता, दामाद पृथ्वीराज। अब बताओ यार, पृथ्वीराज में क्या कमी था? ये बैल ससुरा मरवा दिया। अच्छा खासा राजा था। आपने देखो भाई, पूरा खानदान खुदे चौप पट कराया। वहीं आप अगर गौरी को देखिए, मोहम्मद गौरी को बताइए, इसकी बेटी, इसका बेटी का नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है। इसकी बेटी थी, अब फंसा लिया कौन? ऐबक। ऐबक। अब ऐबक की जो बेटी थी, इसको फंसा लिया कौन? इल्तुतमिश। अब इस इल्तुतमिश के बाद आई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। अब ये रजिया सुल्तान ये किसी को थोड़ी ना फंसाएगी, ये खुद जाके फंसेगी। तो 2 जगह जाके फंस गई थी। आगे पढ़ाएंगे, एक दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, खबर हिंद जगत। वो जगह तो एकदम लास्ट में जाके फसल थी रजिया सुल्तान थी। पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। देख रहे हैं क्या हुआ जी? हाँ, मलिक याकूत और अल्तुनिया थे, 2 गो शासक से इसका संबंध। मलिक याकूत और मलिक अंबर अल्तुनिया, 2 शासक थे। हम आगे बताएंगे। एक से तो युद्ध के टाइम पे प्रेम नहीं था, प्रेम इसका एक ही से था, लेकिन एक से युद्ध में हारने लगी तो उसको प्रस्ताव दे दी कि हमसे शादी कर लो। तो एक ठो से इसका प्रेम था
और एक तो से युद्ध जब हारने लगी तो कही कि हमसे ब्याह कर लो, तू कहा कि ठीक है चलो, हमरा का जाता है ब्याह कर लिया। तो ये हो गए भैया आपके कौन से वंश वगैरह। ये तो पृथ्वीराज चौहान एक चंद अगर ये गलती ना किए रहते तो ये सब इतना नहीं आया रहता सर। रजिया सुल्तान आई, गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, लोधी वंश को मार दिया मुगल वंश। अब मुगल वंश का सत्यानाश कर दिया सब अंग्रेज, और अंग्रेजों का सत्यानाश किया सब क्रांतिकारी, और क्रांतिकारियों ने आजाद देश बनाया और आजाद देश का सत्यानाश किया सभी नेता सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से अब बेसिकली आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारी अब हिस्ट्री कहाँ तक आ गई है। हमको पढ़ना है अब गुलाम, कौन सा वंश? गुलाम वंश। उसके बाद से खिलजी, उसके बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद वंश के बाद लोधी, लोधी वंश को मार दिया कौन? मुगल, गूगल नहीं जी, मुगल, मुगल, मुगल को मारा कि मुगल का अंत करके कौन आ गया सर? अंग्रेज, ब्रिटिश आ गया सर। अंग्रेज, अंग्रेज के पुर्तगाली फ्रांसीस सब आए थे सर। अंग्रेज के बाद क्या होगा भैया? जब अंग्रेज आए तो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, 1947 में देश आजाद हो जाएगा, 1947 में देश आजाद हो जाएगा। 1947 के बाद नेतागिरी पढ़ेंगे, नेतागिरी यहाँ पर। इस सीक्वेंस में समझ में आ रहा है आप लोग? दिमाग में एक सीक्वेंस फिट रहना चाहिए। आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद कुछ मंदिर निर्माण की कलाएं वगैरह वगैरह, दो चार टॉपिक है जो एक सीक्वेंस में नहीं है, तो सब बीच बीच में जो टॉपिक हमने आपको बताया था, कुछ मंदिर निर्माण की शैली थी जैसे नागर शैली, वेसर शैली, ये सब चीजें हैं, तो थोड़ा सा उसको निपटा देंगे साइड करके। उसके बाद से ये वाला गुलाम वंश उठा लेंगे, क्योंकि जब इसमें चले जाएंगे ना तो फिर फुर्सत नहीं मिलेगा पढ़ने का। आप खुद सोचिए ना, अगर इस वाले सीक्वेंस में चले गए तो इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, फिर मंदिर निर्माण कहाँ गया, वेसर शैली, नागर शैली, ये सब वो जो चीजें, चित्रकला शैली, ये सब चीजें थोड़ी सी दब के रह जाएंगी, इसलिए उसको उस समय पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही। अब क्लास एकदम रेगुलर रहेगा, कोई बाउंडेशन, कोई है वो सब नहीं होगा, आपका एकदम रेगुलर चलेगा हर बैच। हाँ, जो बायोलॉजी है वो 11 बजे चलेगा, बायोलॉजी 11 PM पे, ठीक है। नोटिफिकेशन डाल देते हैं बायोलॉजी के लिए, आपके जो भैया भाभी हैं लोग उन लोग को भी इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, पॉलिटी देखो भैया, पॉलिटी जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो सैटरडे संडे क्लियर हो जाएगा, उसके लिए 3-3 4-4 घंटे, 3 घंटा सैटरडे, 3 घंटा संडे, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है पॉलिटी, हल्का सा,